ये टीएमसी के समर्थक बादल देवनाथ जी जिस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं, बात क्या उतनी सीधी है, या फिर हुमायूं कबीर और ओवैसी का एक साथ आना, अब्बास पीरजादा आने वाले समय में साथ आ सकते हैं, ये वाकई में टीएमसी के लिए कोई चिंता का सबब हो सकता है? देखिए, इसका 3 पहलू से आप विश्लेषण कर सकते हैं जी। पहला कि अभी तक ओवैसी की पार्टी ने वहां कोई प्रभाव नहीं डाला। फुरफुरा शरीफ पिछली बार थे, उसने भी नहीं डाला। मुसलमान जो है भाजपा को हराने के लिए अभी तक तृणमूल के साथ जाते रहे हैं। तो आमतौर पर धारणा है जो बादल देवनाथ कह रहे हैं कि भैया इस बार भी वही होगा। दूसरा, आप ही ने कहा कि जो 85 है सीटें उनमें 75 तो इनके पास है। लेकिन जब आप लोकसभा चुनाव की ओर जाते हैं ना, तो आंकड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। मैंने 85 का तो नहीं, लेकिन 74 सीट जो है, जो 40 से 90% वाले हैं, उनका मैंने एक विश्लेषण किया है। और उस विश्लेषण का जो निष्कर्ष है वो वही नहीं है जो कि आपको बताया जा रहा है। 74 में से 54 सीट पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। जरा ध्यान से सुनिए, इसमें भाजपा 8 सीट पर आगे है, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है और माकपा 1 सीट पर आगे है। तो लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर आप देखते हैं तो खासकर 2 जिला जो मुर्शिदाबाद और मालदा है, जहां हुमायूं कबीर का प्रभाव है, तो वहां का परिणाम बाकी जो राज्य के परिणाम थे उससे अलग आगे दिखा है जी। और जो मालदा की 8 मुस्लिम बहुल सीट है, उसमें से 6 पर उस समय कांग्रेस आगे रही थी और बीजेपी 2 पर रही थी। मैं सीट का नाम भी बता देता हूं। तो अब ये जो मुस्लिम बहुल मैं बता रहा हूं, यहां 48 से 46% के आसपास मुस्लिम वोट है जी। बीजेपी को यहां 25.99% वोट मिला है और वामपंथी दल और कांग्रेस को 21.6% मिला है। तो ऐसे कई सीटों की हम आपको बता सकते हैं। अब ये जो तो सर एक लाइन में जरा सर्टिफाई करके बताइए ना कि ये टीएमसी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? ममता बनर्जी ने यही तो बता रहा हूं कि लोकसभा चुनाव जब आप देखते हो, यही तो मैंने बताया। तो वो जो विधानसभा का परिणाम था वो इसमें नहीं था जी। यही तो आंकड़े हमने दिया है कि उसमें से 54 सीटों पर बीजेपी केवल आगे है। हो सकता है कि ना समझ पा रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस थोड़ा अज्ञानतावश ना समझ पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप एक लाइन में सीधा बताइए ना, विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए ये ड्यूओ या ये जो ट्रायो बनता दिख रहा है, ये कितना बड़ा थ्रेट है? मैं कह रहा हूं साफ शब्दों में बताइए। आपने आंकड़े रखे वो बहुत अच्छा लगा। नहीं, बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने आंकड़े रखे हैं कि जब उस परिणाम को आप देखते हैं तो मुस्लिम वोट का ट्रेंड थोड़ा बदलता हुआ भी दिखा है। और जो इस समय देश का ट्रेंड है कि अगर मुसलमान 100 सीटों पर, इन्होंने 47 उम्मीदवार उतारे हैं, करीब 18%, 291 सीट पर लड़ रही है। उसने 100 सीट पर उतारने की घोषणा की, 8 ये ले जाएंगे, 15, 16, 20 वहां जाएगा। तो अगर इन्हीं 2 जिलों को, मैं बाकी छोड़ देता हूं, अगर इन्हीं जगह के, अगर इस सारे जो 40 से 90% 74 सीटें हैं, अगर इन पर से टोटल मुस्लिम वोट, टोटल मुस्लिम उम्मीदवार उतरते हैं, तो जो बिहार में मुसलमानों ने अपने मुस्लिम चेहरे को वोट देने की कोशिश की है, महाराष्ट्र में कोशिश की है, और जो उसका अपना प्रभाव है, तो इस बार तृणमूल के सामने चुनौती बढ़ी हुई है वहां। ओके, बादल जल्दी से काउंटर कर लीजिए भाई। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ एआईएमआईएम को कोशिश की हमने, वो हमारे साथ अभी डिबेट में नहीं है, लेकिन जो अवधेश जी का आकलन है उसके मुताबिक आप लोगों के लिए एक बड़ा थ्रेट है। प्लीज सर, सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं? महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था विधानसभा, कौन मुख्यमंत्री बना क्या लोगों को पता चल गया था। बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी लोगों को पता चल गया। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लीडर कौन है, कौन, मान लीजिए भाजपा आ गया, मान लीजिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा? एक नाम, एक चेहरा, ममता बनर्जी समझ लो। कोई लीडर है? एक लीडर बता दीजिए। आज तक भाजपा ने, आप ये कह रहे हैं बादल दादा कि जो पूरा चुनाव होगा सिर्फ चेहरे पर होगा, बना नहीं पाया, कामों पर नहीं होगा, जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर नहीं होगा, एसआईआर के मुद्दे पर नहीं होगा, या घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा, सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव होगा। बादल दादा, क्या सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव होगा? क्या सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव होगा? नहीं सर, आप बता, मैं जो बोल रहा हूँ, बंगाल में चुनाव है और बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, गुजरात से, एक बूथ में 4-5 लोग घुस गए। यहाँ पर पाइप दे रहा है, पैसा दे रहा है,
कितना पैसा पकड़ लिया लोगों ने। अरे भाई, के गाड़ी का नहीं कार तो आया, आप वहाँ से 25 कम से लाख कम रुपया टीएमसी मिल तो गया। ये बातें ना ये सब कहे। जब चल बादल रहा है दादा, ना, अभी कई सारी ऐसी वीडियोस भी सामने हैं जिसमें लोगों ने कहा कि हाथों में स्मेल सूंघ लेते हैं। अच्छा आदमी वो है जो बैलेट होता है ना, उसमें किस पर वोट डाला है उसकी स्मेल सूंघकर बता देते हैं, और उससे टीएमसी के कार्यकर्ता जो प्रताड़ित करते हैं। लेकिन ठीक है, मैं माधवी जी के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं बादल दादा, आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास भी जा रहा हूं। ठीक है बादल दादा, आ रहा हूं। मैंने इसीलिए उसको बहुत ऑथेंटिकली कोट नहीं किया, इस तरह के वीडियो सामने आए हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं टीएमसी पर। खैर, माधवी जी वो कह रहे हैं कि ममता दीदी अनमैचेबल है, उनके समकक्ष कोई चेहरा नहीं टिकता। पहले के चुनाव में भी यही दिखा, इस बार के चुनाव में भी यही दिख रहा है। देखिए, ममता बनर्जी ने क्या किया है पूरे बंगाल के लिए, ये तो बार बार हम लोग इस पे चर्चा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या कहती है कि 8 बजे के बाद अगर कोई लड़की अपने घर से या अपने हॉस्टल से निकलती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। ममता बनर्जी ने बंगाल को दिया क्या है? केवल तुष्टीकरण की राजनीति दी है, हिंदुओं के जलते घर दिए हैं। ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार और सिंडिकेट की राजनीति पश्चिम बंगाल को दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने दिया क्या है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपकी, ममता बनर्जी का कोई मैच नहीं है। 15 वर्षों से शासन करने के बाद ममता बनर्जी ने केवल अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा बंगाल को कुछ नहीं दिया है। बंगाल आज अपनी गरिमा को खोने लगा है। बंगाल जो शिल्पकला और हस्तकला और अपने संगीत के लिए जाना जाता था, वहां पर चर्चा क्या होती है कि एक महिला डॉक्टर की जो है वहां पर निर्मम हत्या कर दी जाती है बलात्कार के बाद में, और मुख्यमंत्री के जो गुर्गे हैं वो बैठे हुए शांत से अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर पे टूट करते हैं गुंडे। तो पश्चिम बंगाल में यही ममता बनर्जी ने दिया। देखिए ये गलत है, ये टीएमसी वालों की बहुत गलत आदत है कि हमेशा बीच में इंटरप्ट करते हैं। बादल दादा जरा सुन लीजिए प्लीज। नहीं बादल जी, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, आप इतनी देर तक बोलते रहे, आपको 2 बार मौका मिला लेकिन आप बोलते रहे, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में इंटरप्ट। बादल दादा सुन लेते हैं ना एक बार। ये गलत बात है, सॉरी, मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जहां पर मुझे बोलने नहीं दिया। अरे माधवी जी एक मिनट, माधवी जी एक मिनट, थोड़ा आप भी कूल डाउन होकर बात कीजिए। आप डिबेट में बैठिए ना, वो बोल रहे हैं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं उनको। बादल दादा आपको सुनना पड़ेगा वो क्या कह रही हैं। ओके माधवी जी प्लीज। मैं अपनी बात रख रही हूँ लेकिन आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैंने आपके बीच में कुछ भी नहीं कहा था। अनमैच्ड है, बिल्कुल अनमैच्ड है। मैं बोल रही हूँ ना कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हालात आज कर दिए गए हैं वैसा कहीं नहीं देखने को मिलता है। ऐसी मुख्यमंत्री जो आकर हिंदुओं को धमकाती है कि अगर मैंने एक कम्युनिटी को रोक के रखा है, अगर उनको मैं छोड़ दूं या हमारी सरकार ना हो तो वो सारे लोगों लेकिन माधवी जी आज बड़ा सवाल ये है, जो आज इस चर्चा का पूरा टॉपिक भी है, कि ओवैसी साहब का आना या हुमायूं कबीर का जो बाबरी मस्जिद के साथ मुस्लिम आवाम के बीच जाएंगे पश्चिम बंगाल में और वोट मांगेंगे, उनका आना बीजेपी को फायदा देने वाला है। और विपक्ष के नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि आप लोगों के पास स्विच बटन है कि जब मुस्लिम वोटों को काटना होता है आप ओवैसी साहब को भेज देते हैं बंगाल या फिर किसी भी राज्य में जहां चुनाव होते हैं। देखिए ओवैसी क्यों आ रहा है ये तो मैं नहीं बोल सकती भाई। हमारा लोकतांत्रिक देश है, कहीं से भी कोई इलेक्शन लड़ सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी के साथ में इन लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो दिखती है। हुमायूं कबीर को बैक सपोर्ट करने वाला कौन है? ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी के प्रशासन के सामने हुमायूं कबीर ने अनाउंस किया कि वो वहां पर मुर्शिदाबाद में जो है वो मस्जिद बनाएंगे, और मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, एक आक्रांता की मस्जिद बनाएंगे। ममता बनर्जी देखती रह गई। वही हुमायूं कबीर ना जो कहता है कि अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम भागीरथी में सारे हिंदुओं को काट के डाल देंगे। ममता बनर्जी ने क्या एक्शन लिया उस पर? कोई एक्शन नहीं लिया। और ममता बनर्जी के ये हुमायूं कबीर ने तो कहा है कि हमारे हो सकता है कि हम आगे जाके टीएमसी को सपोर्ट कर दे। लेकिन माधवी अग्रवाल जी, क्या ये इत्तेफाक है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम इक्वेशन में थोड़ा सा हिंदुओं के तौर पर बढ़त चाहिए होती है, वहां वहां ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं? ये इत्तेफाक है क्या सिर्फ देश की सियासत में? मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि लोकतांत्रिक देश है, कहीं से भी कोई इलेक्शन लड़ सकता है। कहां से हमारी आइडियोलॉजी जो है ओवैसी के साथ मिलती है, आपको दिखता है क्या? ठीक है संदीप त्रिपाठी जी रहते हैं बीजेपी। संदीप त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक देश है। नहीं बादल देवनाथ जी वेट कर लीजिए थोड़ा सा। संदीप त्रिपाठी जी वो कह रही हैं कि लोकतांत्रिक देश है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ओवैसी साहब अगर कहीं से भी चुनावी राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को मेले में बिछड़े हुए भाई ओवैसी और बीजेपी क्यों लगते हैं फिर? देखिए अनुराग जी, अभी बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए। एक बात और है, अपने यहाँ कहा जाता है चोर चोर मौसहरे भाई। वैसे सांप्रदायिक जो होता है सांप्रदायिक भाई भाई होते हैं। वो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों की राजनीति एक दूसरे से चलती है। जब तक मुस्लिम हिंदू को गाली नहीं देगा और हिंदू मुस्लिम को गाली नहीं देगा, ध्रुवीकरण कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ओवैसी जी वो अपना काम करते हैं और नहीं, देखिए हिंदुओं को भी बता रही है कि वो कौन हुमायूं अकबर ने क्या क्या कहा, ओवैसी के भाई ने क्या क्या कहा।
एक मुकदमा तक नहीं लिखा गया, आपकी भाजपा की सरकार में नहीं लिखा गया। दूसरी बात, अगर ममता बनर्जी जी इस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार कर रही हैं, हुमायूं अकबर इस तरीके से बोल रहा है, तो हमारे यहाँ केंद्र भी सरकार होती है, एक 56 इंची वाला कथित हिंदू सम्राट भी है, उसने क्या किया? आप राष्ट्रपति शासन लगाते। अगर इतने हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो भांग खा के मोदी जी सो रहे थे। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। राष्ट्रपति शासन पहला नहीं, अभी बात आई, ममता बनर्जी बोल रही थी तब अच्छा था। किस तरह की शब्द भाषा प्रयोग कर रहे हैं? मूर्ति आदमी हो गया आप एकदम। संदीप जी इससे बचिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूं एज ए छोटे भाई, आप इससे बचिए। नहीं ऐसा भी क्या है? नहीं बताइए तो असल में मैं वापस ले लूंगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का भाजपा प्रयोग के करोगे प्रवक्ता कि भांग खा के क्या तो सो अभी ममता अरे बनर्जी ये का क्या भाषा है संदीप जी? ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं, एक मिनट, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। संदीप जी ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? संदीप जी आप अपना क्लास दिखाते हैं, इस तरह की भाषा की बात कहते हैं, अपने घर में सबको ऐसे ही कहते हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप संदीप जी? आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, आप तो अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं। अरे भाई ये इस तरह से आपको कोई बोलेगा अच्छा लगेगा क्या? राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करना आसान है। वो बताइए शब्द ना, ये क्या है? आपने सफाई कर रहे हो। सुनिए ऐसा है, आप किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, आप किसी के घर वालों पर मत जाइए। और दूसरा ये क्या आप ये गांव वालों की तरह, क्या ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सा घर पे गए? कोई आपका यहाँ पर कोई बंधुआ नहीं है, कोई पैसे लेकर नहीं बैठा हुआ जिसको डपट देंगे आप। सुनिए संदीप जी, बहुत प्यार से और इत्मीनान से कह रहा हूं आपको, बहुत कायदे से बैठकर बात कीजिए, नहीं तो जैसे AIMIM नहीं आई आप भी मत आइए। ये कोई तरीका थोड़ी है संदीप जी, आप किसी को कुछ भी बोल देंगे। क्या कहेगा? क्या बोला ये बताइए। आप पलट कर एक बार देखिएगा, आपने किस मुद्रा में कैसी भाषा में बात की है? कैसे टोक दिया? कैसे टोक दिया आपने? बताइए और शब्द बताइए। अरे कैसे क्या टोक दिया? आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर सारे जो जितने प्रवक्ता बैठे हुए एक बार जरा पूछ कर देखिए, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं आप। आपका अधिकार है किसी का विरोध करना, किसी की आलोचना करना, तथ्यों पर करिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। कौन सा शब्द बोला? क्या बोला? मर्यादा बताइए ना, वो शब्द बताइए।